आज के इस लेक्चर में हम लोग एससी वर्मा बुक से वेव मोशन एंड वेव्स ऑन ए स्ट्रिंग का क्वेश्चन नंबर 48 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 लिखा गया कि यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड ऑफ लेंथ 40 सेंटीमीटर, एक यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल रॉड है जिसका लंबाई 40 सेंटीमीटर है। .4 मीटर एक लंबा रॉड है एंड मास 1.2 kg और इसका मास 1.2 kg है। इज सपोर्टेड बाई टू आइडेंटिकल वायर्स एज शोन इन फिगर। फिगर में जैसा दिखाया गया है उस हिसाब से इस रॉड को एक रॉड है जिसे दो आइडेंटिकल एक ही जैसे दो तार से लटका दिया गया है। दोनों तरफ तार के सहारे इस रॉड को लटका दिया गया है, ऐसा फिगर में दिखाया गया है। Where should a mass of 4.8 किलोग्राम be placed on the rod? कह रहा है कि 4.8 किलोग्राम का ब्लॉक इस रॉड पर कहाँ रखा जाए। Where should a mass of 4.8 किलोग्राम block be placed on the rod so that ताकि the same tuning fork may excite the wire, ताकि एक सेम ट्यूनिंग फॉर्क इस वायर को एक्साइट करे on left into its fundamental vibration and that on right into first overtone। एक ट्यूनिंग फॉर्क है जिसका फ्रीक्वेंसी इसके लिए है फंडामेंटल और इसके लिए होना चाहिए फर्स्ट ओवरटोन। मान लीजिए कि ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी न्यू है, मान लें कि ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी कितना है, न्यू है। तो ये जो न्यू है इस रॉड का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इस रॉड का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू, जबकि इस रॉड इस वायर के लिए रॉड तो यहाँ है, रॉड यहाँ है 40 सेंटीमीटर लॉन्ग जिसका वेट 1.2 किलोग्राम है। तो किसी बॉडी का वेट उसके सेंटर ऑफ मास पर होता है। इस हिसाब से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पर 1.2 किलोग्राम इसका वेट काम कर रहा होगा जिसका वेट 1.20 1.2 kg का वेट कितना होगा 1.20। तो इस रॉड को किनारे से दो रस्सी से लटका दिया गया है और एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है इस स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, जबकि इसका फर्स्ट ओवरटोन है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब 2 गुने फंडामेंटल, 2 गुने फंडामेंटल इज इक्वल टू न्यू, तो इसका फंडामेंटल होगा न्यू बाई 2। ये जो फ्रीक्वेंसी है इसके लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जबकि इसके लिए फर्स्ट ओवरटोन है। फर्स्ट ओवरटोन का मतलब 2 गुने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो इस वायर के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मान न्यू बाई 2 है, इस वायर के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू है। मतलब इसके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में 2 से गुना करेंगे तो इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आएगा। ये वायर नंबर अगर 2 मान लें इसको वायर नंबर फर्स्ट, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पहला वायर का और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दूसरा वायर का। तो आप ये समझ सकते हैं कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इसका, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इस वायर का कितना है न्यू, ऐसे कितना है न्यू बाई 2, मतलब कि 2 गुना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सेकेंड वायर का इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट वायर का। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फंडामेंटल आएगा। तो 2 गुना फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर V बाई 2L, तो V बाई 2L लंबाई चूंकि दोनों तरफ वायर का सेम है तो V बाई 2L इज इक्वल टू V बाई 2L। तो 2L और 2L आपका कैंसिल, तो 2 इंटू वेलोसिटी का फॉर्मूला, वेलोसिटी बराबर T बाई म्यू का रूट। वेलोसिटी बराबर क्या होगा T बाई म्यू का रूट। तो टेंशन बाई मास पर यूनिट लेंथ का रूट इज इक्वल टू टेंशन मास पर यूनिट लेंथ का रूट।
क्योंकि दोनों आइडेंटिकल वायर है, लिखा गया सवाल में कि टू आइडेंटिकल वायर्स, अगर दोनों आइडेंटिकल वायर है तो मास पर यूनिट लेंथ का मान भी सेम ही होगा। तो इस तरीका से 2 अंडर रूट T2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1। तो इस वायर में टेंशन मान लो कि T1 है और इस वायर में टेंशन T2 है। ये तब हो रहा है जब ये बताया गया कि इस पर 4.8 किलोग्राम का कोई बॉडी रखा गया है। कहाँ रखा गया है तो निकालना है। तो मान लीजिए कि यहाँ से x दूरी पर 4.8 किलोग्राम का बॉडी रखा गया। हमें इस बात का आइडिया भी है कि 408 किलो का बॉडी इससे इधर ही होगा, क्योंकि इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा है इससे। इसका मतलब इस रस्सी में टेंशन ज्यादा होगा। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, V/12। तो 12 तो समय सेम था, तो मैंने कहानी वेलोसिटी पर गया, तो वेलोसिटी बराबर T/μ का रूट। तो जिसमें टेंशन ज्यादा होगा उसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा। टेंशन ज्यादा इसमें तब होगा जब ये 408 किलोग्राम का ब्लॉक इधर रहेगा। इधर रहेगा तो इसमें टेंशन ज्यादा हो जाएगा। इससे थोड़ा सा ये बात समझ में आता भी है फीलिंग के साथ कि बीचों बीच से इधर ही होगा। तो 4.8 किलोग्राम का एक वजन होगा 4.8 जी। तो 4.8 जी और 1.2 जगह इस टेंशन यहाँ T1 है और यहाँ टेंशन यहाँ T2 है, तो T1 प्लस T2 इक्वल टू 6 जी। T1 प्लस T2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 जी। जी का मान अगर 10 मान के बनाए तो 60। एक क्वेश्चन ही आ गया। अब चूंकि सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, संतुलन में है, तो किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का मान 0 कर देते हैं। इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट या इस पॉइंट के अबाउट, इस चारों में से किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क का मान 0 कर दे। ऐसा नहीं कि सिस्टम ऐसे रोटेट करने वाला है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स इक्वल टू 0 और नेट टॉर्क भी इक्वल टू 0 होगा। तो नेट टॉर्क किसी के अबाउट ले लिया। अगर हम यहाँ के अबाउट टॉर्क ले लें तो इसका तो टॉर्क लिखाएगा नहीं, इसका लिखाएगा 4.8 जी इंटू एक्स। 4.8 जी इंटू एक्स इधर से, और फिर 1.2 जी इंटू 0.2 इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क T2 इंटू 0.4। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 कर रहे हैं, तो इसके ये तो पॉइंट से ही गया है फोर्स, तो इसका तो टॉर्क होगा नहीं। ये दोनों टॉर्क ऐसे देगा और ये टॉर्क इधर से देगा, तो इधर का टॉर्क और इधर का टॉर्क दोनों इक्वल होना चाहिए। तो T1 प्लस T2 बराबर हो गया ये आपका 60, और यहां से हो गया हम लोग का कि 4.8 जी इंटू एक्स, 1.2 जी इंटू 0.2 इज इक्वल्स टू T2 इंटू 0.4। हमें ऐसा लग रहा है कि हमें टॉर्क का मान यहाँ से 0 कर देना चाहिए। टॉर्क का अगर हम मान इस पॉइंट के अबाउट अगर 0 करें तो हमारा जो इक्वेशंस आएंगे वो आ जाएंगे T1 और T2 के रूप में। तो अभी हम लोग करें 4.8 जी तो T1 प्लस T2 हो गया 60, और यहाँ से हम चाहें तो T1 T2 का मान रख सकते हैं कि 4 T2 बराबर T1, 4 T2 बराबर T1। तो 4 T2 बराबर T1, तो T1 का मान यहाँ पर दे दो 4 T2, 4 T2, तो 4 T2 और 8 T2 5 T2, तो 5 T2 बराबर कितना है 60, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 12। 4 T2 बराबर 1 T1 और T1 का मान अगर यहाँ पुट कर दें 4 T2, तो 4 1 5 T2, 5 T2 बराबर 60, तो T2 का मान कितना आ जाएगा 12। अगर इसे इक्वेशन 1 माने और इक्वेशन 2, तो 1 एंड 2 से T2 बराबर 12, तो T1 बराबर 48, 48 और 12 60, तो T2 का मान यहाँ पुट कर देते हैं हम लोग 12, तो 4.8 जी एक्स प्लस 1.2 जी इंटू 0.2 इज इक्वल टू T2 का मान वहां से 12 और 0.4। तो
तो 12 गुने 0.4 ये हो गया 4.8 और 12 गुने 0.2 ये हो गया आपका 2.4। तो 4.8 में 2.4 फिर घटेगा तो फिर बचेगा 2.4 और 2.4 में 4.8 नहीं बल्कि 48 से भागा पड़ेगा। तो x का मान आ जाएगा यहाँ से आपका 2.4 बटाइए 48, 24 गुना 48 1/20, तो 1/20 मीटर बराबर 5 सेंटीमीटर। तो आंसर आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर। यही बताना था कि कितना दूरी पर रखा जाए ताकि एक ही फ्रीक्वेंसी इसके लिए फंडामेंटल हो और इसके लिए फर्स्ट ओवरटू। तो पूरा क्लियर आया कि नहीं आया, कहीं कट तो नहीं गया? नहीं। तो ये आपका आंसर हुआ, ये आपका आंसर हो गया। ये निकालना था कितना दूरी पर 4.8 किलोग्राम के ब्लॉक को रखा जाए ताकि एक ही ट्यूनिंग फॉर्क का फ्रीक्वेंसी इसके लिए फंडामेंटल की तरह काम करे और इसके लिए फर्स्ट ओवरटोन की तरह काम करे। अगर आप इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन में, ये सब बातें आपको पता होगी कि इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम कैसे होता है। इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स इज इक्वल टू 0, नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0। किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क ले लो, हमने इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिया था, तो ये दोनों के चलते क्लॉकवाइज टॉर्क, इसके चलते एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ टॉर्क का मान बराबर होना चाहिए। और ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए तो T2 और T1 का मान निकल गया। फिर T2 का मान यहाँ पुट करेंगे तो इसका मान यहाँ से आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन है कि फिगर शोज ए एल्युमिनियम वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर ज्वाइंट टू ए स्टील वायर ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर। एक एल्युमिनियम वायर है जिसका लंबाई 60 सेंटीमीटर है जो ज्वाइंट किया गया स्टील वायर से। स्टील और एल्युमिनियम 80 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर। फिगर शोज एल्युमिनियम वायर ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड टू ज्वाइंट टू ए स्टील वायर, स्टील वायर से जुड़ा हुआ है जिसका लंबाई 80 सेंटीमीटर एंड स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स्ड सपोर्ट, और दो फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में तना हुआ है, खिंचा हुआ स्ट्रेच। द टेंशन प्रोड्यूस्ड इज 40 न्यूटन, इसमें भी टेंशन 40 न्यूटन, तो इसमें भी टेंशन 40 न्यूटन, एक ही जगह तना हुआ तो 40 न्यूटन। द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द स्टील वायर, स्टील वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 mm स्क्वायर एंड एल्युमिनियम वायर इज 3 mm स्क्वायर। ये वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर 3 mm स्क्वायर। What should be the minimum frequency of a tuning fork which can produce a standing wave in the system with the joint as a node? करा कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी ट्यूनिंग फॉर्क का होना चाहिए, कितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसी ट्यूनिंग फॉर्क का होना चाहिए which can produce a standing wave in the system, ताकि सिस्टम में वो स्टैंडिंग वेव उत्पन्न कर सके और यहाँ पर क्या बने, नोड बनना चाहिए। यहाँ पर नोड बनना चाहिए, यहाँ पे नोड बनना चाहिए, ये भी बात है। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए, यहाँ पर नोड भी बनना चाहिए और मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताइए। फाइंड व्हाट वुड बी द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क व्हिच कैन प्रोड्यूस अ स्टैंडिंग वेव इन द सिस्टम, इस सिस्टम में स्टैंडिंग वेव भी बने और यहाँ पर क्या बने, नोड। जब स्टैंडिंग वेव बने तो यहाँ पर नोड बनना चाहिए, यहाँ नोड बनना चाहिए। द डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का डेंसिटी दिया गया है 2.6 ग्राम पर सीसी और स्टील का डेंसिटी दिया गया है 7.8 ग्राम पर सीसी। तो समझिए यहाँ फ्रीक्वेंसी मिनिमम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होना चाहिए। तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होने के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी मिनिमम होने के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए। पहले समझिए इस स्टील में वेलोसिटी क्या होगा, T बाई म्यू का रूट ओवर।
वेलोसिटी का फॉर्मूला टी बाई म्यू का रूट होगा। इसमें वेलोसिटी बराबर क्या होगा, टी बाई म्यू का रूट होगा। तो देखो 1 गुने 7.8 करेंगे तो 7 पॉइंट, और म्यू का मान कितना होता है, म्यू का मान होता है एरिया इंटू डेंसिटी। म्यू का मान क्या है, एरिया इंटू डेंसिटी। तो एरिया और डेंसिटी को गुना करो तो 26 गुने 3 78, 78 गुना 1 78, बाकी मात्रा तो सब सेम ही चल रहा है दोनों का, तो जो आएगा यहाँ वही यहाँ आएगा। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि दोनों वेलोसिटी का मान समान है, और ये दोनों वेलोसिटी का मान आएगा, कोई को सॉल्व कर लो तो 40 बटा एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 टू द पावर -6 मिलीमीटर का स्क्वायर 10 टू द पावर -6, और इंटू 7.8 और ग्राम पर सीसी। तो ग्राम का मतलब हो गया 10 टू द पावर -3, किलोग्राम हो गया, पर सीसी, नीचे सीसी का मतलब हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 टू द पावर माइनस, सेंटीमीटर क्यूब मतलब 10 टू द पावर -6, ऊपर जाएगा तो +6, तो +6 तो हो जाएगा तो +3 का रूट होगा। तो ये आ जाएगा आपका, तो 40 और 10 का पावर ही हो गया -3, -3 ऊपर जाएगा तो +3, तो 4 गुने 10 के पावर 4 अब बटा 7.8 का रूट होगा। तो 4 गुने 10 के पावर 4 अब गुने 7.8 का रूट ओवर आप करेंगे तो आ जाएगा 71.6। हम लोग करके रखे हैं 71.6 मीटर पर सेकेंड, ये आपका आएगा। तो निकल के यहाँ से वेलोसिटी 71.6 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी इसमें है वो वेलोसिटी इसमें भी है एनर्जी का। किसी भी स्ट्रिंग में अपना वेलोसिटी होता है, वेलोसिटी भी, उसका मान कितना है आपका 71.6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताइए किसी ट्यूनिंग फॉर्क का जो कि इसमें स्टैंडिंग वेव पैदा करे और आपका यहाँ पर नोड बनना चाहिए। अब सोचिए यहाँ पर अगर नोड बनेगा तो 80 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है, तो अगर लैम्डा का मान समझिएगा, लैम्डा का मान अगर हम ले लें 2 सेंटीमीटर, λ/2 का मान समझने के लिए एक अंदाज से, क्यों दूरी, क्योंकि 2 से दोनों कट रहा है। अगर λ/2 का मान 2 सेंटीमीटर हम ले लिए तो लैम्डा का मान हो गया 4 सेंटीमीटर। तो लैम्डा का मान अगर 4 सेंटीमीटर होगा तो आपका आई 4 से कटेगा, 15 चौका 60, 15 चौके 60 सेंटीमीटर है नहीं, तो मतलब कि इस तरीका से ये वही कि λ/2 λ/2 बार कि वह 4 सेंटीमीटर, ऐसा ऐसा 15 हो, मतलब 15 दूनी 30 लूप यहाँ बनेगा। अगर λ/2 का मान 2 सेंटीमीटर तो 30 लूप यहाँ बनेगा और 40 लूप यहाँ बनेगा। 30 लूप यहाँ, 40 लूप यहाँ नोड बनवे करेगा, समझ में आप, यहाँ 30 लूप बनेगा और यहाँ 40 लूप बनेगा। ऐसा ऐसा एक लूप, ऐसा ऐसा अगर 30 लूप यहाँ बने और ऐसा ऐसा यहाँ 40 लूप बने, ऐसा ऐसा 30 लूप बने और ऐसा ऐसा यहाँ कितना बने 40 लूप, तो आपको λ/2 का मान कितना आएगा 2 सेंटीमीटर। कहने का मतलब कि लैम्डा बराबर 4 सेंटीमीटर। जब लैम्डा बराबर 4 सेंटीमीटर तो जो फ्रीक्वेंसी आएगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई लैम्डा, तो इस v में जब इस लैम्डा से भागा दें तो लैम्डा का मान तो बहुत कम है, तो लैम्डा का मान बहुत कम यहाँ रखें तो फ्रीक्वेंसी का मान बहुत ज़्यादा आएगा। जब ये क्वेश्चन करा कि फ्रीक्वेंसी का मिनिमम मान बताइए, तो ये चांस है कि थोड़ा सा 2 से आगे बढ़ा जाए। तो λ/2 का मान अगर हम कर दें 5 सेंटीमीटर, वही संख्या लेते जिससे कटेगा, तो 5 सेंटीमीटर लेंगे तो लैम्डा का मान अगर 5 लेंगे तो 12 25 60, 12 लूप यहाँ बनेगा। अगर हम यहाँ पर 12 लूप बनाएं और यहाँ पर आपका फिर 8 लूप, 8 लूप यहाँ और यहाँ पर 6 लूप, लैम्डा इक्वल टू 5 दूनी 10, तो 12 लूप यहाँ पर 16 लूप, 16 गुने 5, λ/2 का मान 5, एक लूप का मतलब 5 सेंटीमीटर, एक लूप का मतलब नोड से नोड के बीच की दूरी λ/2, तो नोड से नोड के बीच की दूरी λ/2 है।
तो लैम्डा बाई 2 का मान अगर हम 5 मान लें तो ऐसे ऐसे कितने बनेंगे इसमें 12, ऐसे कितना बनेंगे, ऐसे ऐसे कितने बनेंगे 16, तब ना 16 गुने 5 80 और 12 गुने 5 60। तो अगर उस केस में भी अगर लिया जाए कि लैम्डा बाई 2 का मान 5 तो लैम्डा का मान 10, तो लैम्डा का मान थोड़ा बढ़ा तो फ्रीक्वेंसी का मान थोड़ा और घटा होगा। इसी तरह सोचिए कि लैम्डा का एक ऐसा मान लीजिए कि उससे बड़ा लैम्डा का मान हो ही नहीं सकता, उससे बड़ा लैम्डा का मान पॉसिबल ही नहीं होना चाहिए। ये देखिए मौखिक समझ बता रहे। तो ऐसा मान लीजिए कि जैसे कि 60 सेंटीमीटर है और 80 सेंटीमीटर है, तो इसमें भी नोड्स बनने चाहिए, यहाँ नोड बनेगा और यहाँ नोड बनेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यहाँ नोड बने यहाँ नोड बने, 60 सेंटीमीटर का एक नोड बने तो 60 का बनेगा तो फिर यहाँ 60 का बनेगा तो फिर यहाँ नोड बनेगा ही नहीं। अगर हम मान लें कि यहाँ नोड बना और यहाँ नोड बना तो लैम्डा बाई 2 का मान 60 हुआ, तो अगर अगला बार लैम्डा बाई 2 का मान 60 हुआ तो 60 कहीं पर आ जाएगा, फिर बचेगा 20, तो 20 में तो यहाँ नोड बनेगा नहीं, तो 60 का आंसर होगा नहीं। तो 60 और 80 का हम लोग HCF ले रहे हैं, 2 30 2 15 3 5 2 40 2 20 2 10 2 5, तो 2 2 2 और 2 और एक 5 और एक 5, 2 दूनी 4 और 5 20। 20 जो है जो कॉमन आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है 20। इसका मतलब यहां से एक आइडिया मिलता है कि 20 सेंटीमीटर का अगर हम लैम्डा बाई 2 लें, नोड से नोड के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो 3 को यहाँ लूप बन जाएगा, 3 को ऐसे बनेगा, यहाँ नोड बन गया और 4 को इधर बन जाएगा। तो 4 नोड इधर बन जाएंगे, 3 नोड इधर बन जाएंगे, तो यहाँ पर नोड आ जाएगा। 20 से बढ़ करके अगर कुछ आप लेना चाहते हैं तो संभव नहीं, क्योंकि कॉमन फैक्टर मैक्सिमम 20 ही है। जो यहाँ बन रहे लैम्डा बाई 2 इधर बनेंगे, वहां इधर भी बनना चाहिए, भले संख्या में ज्यादा हो जाए लेकिन यहाँ नोड बनना ही बनना चाहिए। तो इससे समझ में आया कि 60 और 80 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूंकि 20 है, इसलिए नोड से नोड के बीच की दूरी मैक्सिमम कितना होगा 20। तो क्वेश्चन यहाँ ये कह रहा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी बताइए, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ मैक्सिमम होना चाहिए, तो और मैक्सिमम वेवलेंथ का मान आ चुका। किस केस में लैम्डा का जो मैक्सिमम मान आएगा वो कितना आएगा 40 सेंटीमीटर, वो तो लैम्डा बाई 2 का मान 20 है, लैम्डा बाई 2 बराबर 20, नोड से नोड के बीच की दूरी लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 20, तो लैम्डा का मान कितना आ गया 40 सेंटीमीटर। चूंकि लैम्डा का मान मैक्सिमम है, इसका मतलब इस समय जो फ्रीक्वेंसी आएगा वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आएगा, और फ्रीक्वेंसी का मिनिमम वैल्यू बराबर होगा v बाई लैम्डा 71.6 बटा 0.4। तो 71.6 में 0.4 से भागा देंगे, लगभग 179 के आसपास आएगा आपका। इसे हम लोग लिख सकते हैं 180 हर्ट्ज, 180 हर्ट्ज। तो मेन था यहाँ पर कॉमन फैक्टर वाली बात कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा, तो 60 और 80 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होगा 20। इसका मतलब एक नोड से नोड के बीच की दूरी 20, 20 दूनी 40, 20 या 60, 3 इधर बन जाएगा और 4 इधर। 20 से आप बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल दिए तो 20 से ज्यादा क्या होगा। तीसरा क्वेश्चन नंबर आपका 49 का आंसर। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 50 में। लिखा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। एक स्ट्रिंग है जिसका लंबाई L है, फिक्स्ड है बोथ एंड्स, वाइब्रेट इन इट्स फंडामेंटल मोड एट ए फ्रीक्वेंसी न्यू एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A। एक स्ट्रिंग है जिसका लंबाई L है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों किनारे में फिक्स किया हुआ है, मतलब यहाँ नोड्स बनेंगे, यहाँ भी नोड्स बनेंगे। वाइब्रेट इन फंडामेंटल मोड, फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है, फंडामेंटल मोड ए एट ए फ्रीक्वेंसी न्यू, तो सवाल है कि एक स्ट्रिंग जिसका लंबाई L है, फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों किनारों पर क्या क्या है फिक्स किया गया है, वाइब्रेट्स इन इट्स फंडामेंटल मोड, और एक फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है जिसका फ्रीक्वेंसी न्यू है।
इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू है एंड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से वही पार्टिकल्स वाइब्रेट करेंगे जो एंटी नोडल पॉइंट्स होंगे। तो आपका एंटी नोडल पॉइंट्स है, तो एंटी नोडल पॉइंट्स का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना दिया गया है, ए। ऐसे एक्चुअल में हम लोग क्या लिखे थे, 2a। दो वेव आपस में सुपर इम्पोज करते थे, एक इधर से और एक इधर से, स्टैंडिंग वेव बनाने में। अब दोनों वेव मिलकर बनते हैं ए और एक 2a, लेकिन यहाँ पर जो 2a हम लोग पढ़ते हैं, 2a के बदले में क्या लिखा गया है, ए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। जो हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन 2a sin kx cos ओमेगा t या 2a sin kx sin ओमेगा t, उसमें 2a होता है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। लेकिन इस कहानी में बता दिया गया है कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है, a। मतलब जो काम 2a कर रहा था वो काम a करेगा। फाइंड द वेवलेंथ एंड वेव नंबर k। बताना कि वेवलेंथ क्या है और वेव नंबर क्या है। तो λ/2 इक्वल टू l, तो लैम्डा इक्वल टू 2l, ये हो गया वेवलेंथ। वेव नंबर k इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इक्वल टू 2l, 2 से 2 कैंसिल, पाई बाई l। तो इस तरह से कैंसर आएगा आपका 2l और एक पाई बाई l। अब आगे लिखा हुआ है बी नंबर में इसमें कि टेक द ऑरिजिन एट वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग को क्या मान लो, ऑरिजिन। ऑरिजिन पर नोड्स हैं along the string, take the y-axis along the direction of the displacement। y-axis इधर along the direction of displacement और इधर x-axis। take t equal to 0 at the instant when the middle point of the string passes through its mean position and is going towards the positive y direction। फेज के बारे में बताया गया। इससे तो पता चलता है कि शुरुआत में x बराबर 0 पर नोड्स होगा, तो चूंकि नोड्स x बराबर 0 पर से स्टार्ट है, इसका मतलब लिखाएगा y इक्वल टू a साइन kx, 2a साइन kx, लेकिन 2a की जगह यहाँ a होगा क्योंकि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड a है। और चूंकि x बराबर 0 पर नोडल पॉइंट्स हैं, तो आप देख लीजिए x बराबर 0 पुट करेंगे तो एम्पलीट्यूड का मान 0 आ जाएगा। फिर x बराबर पुट कीजिएगा आपका कितना, l, x बराबर l पुट कीजिएगा, फिर एम्पलीट्यूड का मान 0 आएगा। k का मान पुट कीजिएगा पाई बटा l, s का मान पुट कीजिएगा l, l से l कटेगा, पाई साइन पाई का मान फिर 0। तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, तो हो गया। मतलब बता रहा है पॉइंट्स के बारे में, बताएगा कहाँ कहाँ पर नोड्स मिलेंगे। और फेज में कहा तो बताया गया है कि t बराबर 0 पर पार्टिकल सभी मेन पोजीशन पर है और ऊपर की तरफ जाने को तैयार है। इसका मतलब हर एक पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पर है, मतलब कि स्टार्टिंग फेज में फेज बराबर 0, तो साइन ओमेगा t प्लस 0 पर है, साइन ओमेगा t। इसका मतलब आंसर होगा a साइन k x साइन ओमेगा t, a साइन k x साइन ओमेगा t। तो k का मान बताया गया है, k का मान लिखा गया है पाई बाई l, a साइन पाई बाई l x और ओमेगा का मान 2 पाई न्यू। तो बात क्या बात है, a साइन k का मान पाई बाई l और x, तो पाई x बाई l और साइन 2 पाई न्यू इंटू। ये हो गया क्वेश्चन ऑफ स्टैंडिंग वेव। इससे पता चलता है कि कहाँ कहाँ नोड्स बनेंगे और इससे पता चलता है फेज। तो सभी पार्टिकल्स अपने अपने मेन पोजीशन पर हैं और मैक्सिमा की तरफ जाने को तैयार है, सभी अपने अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर जाने को तैयार है। तो जब मेन पोजीशन पर हैं तो साइन ओमेगा टी प्लस 0। इसी कहानी में अगर लिखा हुआ रहता कि सभी पार्टिकल अभी अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है, तो यहाँ पर लिखते साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 और यहाँ आता कॉस ओमेगा टी। तो हमारा स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन बनता ए साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। इससे पता चलता है पार्टिकल का फेज और इससे पता चलते हैं कोई पॉइंट जहां पर नोड्स बन रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। कह 2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स। एक 2 मीटर लंबा रस्सी फिक्स्ड है दोनों किनारों पर। सेट इनटू वाइब्रेट्स इन फर्स्ट ओवरटोन। ये फर्स्ट ओवरटोन में वाइब्रेट कर रहा है, मतलब 2 लूप। ये हो गया फर्स्ट ओवरटोन। द वेव स्पीड ऑन द स्ट्रिंग इज 200 मीटर पर सेकेंड। वेव का जो स्पीड दिया गया है 200 मीटर पर सेकेंड
and amplitude is 0.5 centimeter. 0.5 centimeter. Find the wavelength and frequency. wavelength आप समझ रहे हैं कि wavelength इक्वल टू 2 मीटर. फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर v बाई लैम्डा. v का मान 200, लैम्डा का मान 2 बराबर 100 हर्ट्ज. तो वेवलेंथ 2 मीटर और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज. ये क्वेश्चन नंबर 51 का एक आंसर. अब बी में आइए. राइट द इक्वेशन गिविंग द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम. अलग अलग पॉइंट्स का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, इसको टाइम के फंक्शन के रूप में लिखिए. चूज द एक्स एक्सिस अलोंग द स्ट्रिंग विद द ऑरिजिन एट वन एंड. यहाँ पर ऑरिजिन कंसीडर करना है. जैसे यहाँ पर ऑरिजिन बोला गया, इसका मतलब हुआ कि a sin kx. एम्पलीट्यूड का मान चूंकि लिखा हुआ 0.5, क्या लिखा है 0.5. 0.5 सेंटीमीटर sin kx. इससे पता चल गया कहाँ कहाँ नोट्स बनेंगे, कहाँ कहाँ इसमें नोट्स बनेंगे. x बराबर 0 पर नोट्स होगा, फिर x बराबर 1 पर नोट्स होंगे. x बराबर 1 पर नोट कैसे होगा, x बराबर 1 यहाँ रखिए तो बचेगा साइन k बराबर 2 पाई बाई लैम्डा. चूंकि लैम्डा का मान 2 से 2 कटेगा तो साइन पाई, साइन सर का मान 0, यहाँ पर नोट्स बनेंगे. फिर x बराबर 2 पर भी नोट्स बनेंगे. x बराबर 2 रखिएगा, k का मान 2 पाई बाई लैम्डा, तो 2 पाई बाई लैम्डा का मान 2 से 2 कटेगा तो साइन 2 पाई, फिर साइन 2 पाई का मान 0 आएगा. यहाँ पर नोट्स बनेंगे. इससे क्या लिखा था है नोट्स. अब बताइए फेज. फेज के बारे में क्या बात किया गया है कि t बराबर 0 एट द इंस्टेंट व्हेन द पॉइंट x बराबर 50 सेंटीमीटर हैज रीच्ड इट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. पार्टिकल कहाँ है अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर. कौन वाला जो 50 सेंटीमीटर पर है. तो 50 सेंटीमीटर पर कौन है, यहाँ पर तो 1 मीटर पर है ही, तो 50 सेंटीमीटर पर ही पर वाला है. तो 50 सेंटीमीटर पर जो पार्टिकल है अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, इसका मतलब फेज में पाई बाई 2 से आगे चल रहा है. तो यहाँ लिखा जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. 50 सेंटीमीटर दूरी पर जो पार्टिकल है अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है, मतलब 0.5 सेंटीमीटर ऊपर चला गया. इसके बारे में चर्चा होगा. तो जब एक पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है तो हर एक पार्टिकल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर होंगे, मतलब कि फेज में पाई बाई 2 से आगे होंगे. तो ये हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर साइन के बराबर आप चाहें तो 2 पाई बाई लैम्डा. तो सिर्फ पाई लिख सकते हैं क्योंकि 2 और लैम्डा का मान तो सेम ही है. और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 के जगह में कॉस ओमेगा टी के बदले में 2 पाई न्यू. तो 2 पाई न्यू का मतलब 200 पाई. इस तरह से आ जाएगा 0.5 सेंटीमीटर साइन पाई एक्स और कॉस 200 पाई टी ओमेगा टी. इससे फेज लिखाता है और इससे कोई पॉइंट जहां जहां पर नोट्स बन रहे हैं. तो क्वेश्चन नंबर 51. नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 52. Correct the equation for the vibration of a string fixed at both end पर फिक्स है. ये जो वाइब्रेट कर रहा है इसका समीकरण लिखा गया है y इज इक्वल टू 0.4 सेंटीमीटर साइन 0.314 सेंटीमीटर इनवर्स x और cos 600 पाई सेकेंड इनवर्स t. 600 पाई सेकेंड इनवर्स t. व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन. फ्रीक्वेंसी निकालना है. आप यहां से समझ सकते हैं ओमेगा इज इक्वल्स टू 600 पाई. ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई न्यू. 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 600 पाई. पाई से पाई कैंसिल. फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज. व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द नोट्स. पोजीशन ऑफ द नोट्स का पोजीशन बताइए कि नोट्स कहाँ कहाँ बन रहे हैं. और व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग. कहाँ कहाँ नोट्स बन रहे हैं, कहाँ कहाँ उसका और रस्सी का लंबाई क्या है. व्हाट इज द वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ टू ट्रेवलिंग वेव्स. पहले तो वेवलेंथ निकाल लेते हैं. क्वेश्चन नंबर ए हो गया. बी सी डी. तो पहले डी में हम निकाल लेते हैं लैम्डा. यहां से साइन के एक्स
k इक्वल टू 0.314 सेंटीमीटर इनवर्स। तो k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लैम्डा इज इक्वल टू 0.314 सेंटीमीटर इनवर्स। तो पाई से k बराबर कितना हो गया 2 पाई बाई लैम्डा। तो 2 पाई बाई लैम्डा का मान है 0.314 सेंटीमीटर इनवर्स। तो पाई इसमें डिवाइड करें यहाँ से तो हो जाएगा 0.314 सेंटीमीटर इनवर्स। तो हम लोग अगर इसको कन्वर्ट कर लें मीटर में तो बाई 10 सेंटीमीटर इनवर्स। तो सेंटीमीटर का मतलब 10 टू द पावर -2। तो ये आपका हो जाएगा 31.4 मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसको हटाते हैं तो 0.314 सेंटीमीटर इनवर्स 1 बाई सेंटीमीटर 1 बाई 10 टू द पावर -2 मीटर। तो 10 टू द पावर 2 मीटर इनवर्स। तो के बराबर आ जाएगा 31.4 मीटर इनवर्स। तो के का मान 2 पाई बाई लैम्डा बराबर 31.4 मीटर इनवर्स। तो पाई से कटेगा ही तो 10। तो लैम्डा बराबर 2/10 मीटर बराबर 0.2 मीटर। तो लैम्डा का मान आ जाएगा 0.2 मीटर। 52 का डी यानी 20 सेंटीमीटर। सही है 20 सेंटीमीटर। और इसी में निकालना था हमको ट्रेवलिंग वेव्स का स्पीड। ये तो निकल गया वेवलेंथ। और इसी में क्या चाहिए हमको स्पीड भी। तो स्पीड यहां से निकाल सकते हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी पता है और लैम्डा पता है। तो v बराबर न्यू लैम्डा। तो न्यू का मान 300 लैम्डा का मान 0.2 बराबर 60 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया डी का आंसर। अब यहां से पता चल जाएगा बी में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वेवलेंथ नहीं सी में व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और बी में व्हाट आर द पोजीशन ऑफ द नोड्स। नोड्स का पोजीशन बताइए कि कहाँ कहाँ पर नोड्स हैं और कहाँ कहाँ पर नोड्स हैं। बी नंबर में व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ द नोड्स व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और रस्सी का लंबाई क्या है। रस्सी का लंबाई यहां से निकल जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी बराबर कितना है 300 हर्ट्ज और लैम्डा इज इक्वल टू 0.2 वेलोसिटी इज इक्वल टू आ गया 60। ये तो हो गया एम्पलीट्यूड। तो कैसे पता चलेगा कि व्हाट आर द पोजीशंस ऑफ द नोड्स। तो पता चल जाएगा खाली पता चल जाएगा कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालने के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई अगर 12 कर दें हम लेकिन v बाई 12 अगर हुआ तो एक नोट्स यहाँ बनेंगे और एक नोट्स यहाँ बनेंगे। इसे v बाई 12 करना ठीक है ही नहीं। The question for a vibration of a string fixed at both is vibrating third harmonic। देखिए क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट कर रहे हैं। तो थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 लूप में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थर्ड हार्मोनिक में वाइब्रेट तो 3 लूप में हो गया। तो 3 लूप आए के लैम्डा का मान 0.2 तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 तो लैम्डा बाई 2 बराबर 0.1। तो 0.1 का मतलब 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर और पूरा रस्सी का लंबाई 30 सेंटीमीटर। थर्ड हार्मोनिक तो 3 लूप में होंगे। तो लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 एक लैम्डा बाई 2 का मान 0.1 मीटर मतलब 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर टोटल लेंथ हो गया। और नोट्स कहाँ कहाँ बनेंगे 0 पर 10 पर 20 पर 30 पर। तो बी का आंसर था वही 0 10 20 30 और 30 जीरो लिख सकते हैं 0 पर 10 पर 20 पर 30 पर और पूरा लंबाई कितना हुआ 30 सेंटीमीटर। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान दें थर्ड हार्मोनिक लिखा हुआ क्वेश्चन में थर्ड हार्मोनिक का मतलब 3 लूप। तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर
चलिए ठीक, कट नहीं रहा है। 53 देखते हैं। The equation of a standing wave produced on a string fixed at both ends. Y equals to 0.4 centimeter sine 0.314 centimeter inverse x और cos 600 pi second inverse t. What would be the smallest length of the string? स्मॉलेस्ट लेंथ बताना है, स्ट्रिंग का स्मॉलेस्ट लेंथ क्या है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी क्या है और लैम्डा क्या है, इसकी तो साइंस पता चलता होगा कि k बराबर 0.314 सेंटीमीटर इनवर्स, तो k इक्वल टू 31.4 मीटर इनवर्स, 2 पाई बाई लैम्डा बराबर 31.4 मीटर इनवर्स, ये घटेगा तो 10, तो लैम्डा बराबर 2/10 मीटर इनवर्स बराबर 1/5 मीटर बराबर 20 सेंटीमीटर। तो लैम्डा का मान आ गया 20 सेंटीमीटर, लैम्डा का मान हो गया 20 सेंटीमीटर। निकालना व्हाट इज द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। फ्रीक्वेंसी यहां से देख लेते हैं कितना था फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी चूंकि 600 पाई है तो 2 पाई न्यू इज इक्वल टू 600 पाई, पाई से पाई कैंसिल, न्यू इज इक्वल टू 300 हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी हो गया 300 हर्ट्ज। अगर ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी न्यू, तो न्यू बराबर हो जाएगा v बाई लैम्डा, और लैम्डा का मान हमारा होता है 20 और यहाँ पर लिखा था 12, लैम्डा इक्वल टू 12, न्यू बराबर v बाई लैम्डा या v बाई 12, तो लैम्डा बराबर क्या होता है 12। तो इस तरह से लैम्डा बराबर अगर 12 तो l बराबर लैम्डा बाई 2, तो l बराबर हो जाएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर। तो लंबाई आएगा हम लोग का 10 सेंटीमीटर मिनिमम लेंथ। रस्सी का लंबाई निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी है 300, लैम्डा है 20 सेंटीमीटर, तो फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई लैम्डा। देखिए लैम्डा बराबर क्या होता है 12। सबसे बेसिक क्या होगा फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी तो सबसे बेसिक लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 बराबर l, तो लैम्डा बराबर l बराबर लैम्डा बाई 2, l ही तो निकालना था लैम्डा बाई 2। अगर इससे ज्यादा रहे लूप लेकर बनाते आप मान लें 2 लूप लेके बनाते हैं कि 2 लूप का फ्रीक्वेंसी है 300, 2 लूप का फ्रीक्वेंसी कितना है 300, ठीक। अगर ये 2 लूप का फ्रीक्वेंसी है कितना 300, तो 2 लूप का अगर फ्रीक्वेंसी 300 है तो फिर फंडामेंटल कितना होना चाहिए 150। अगर ये 2 लूप का फ्रीक्वेंसी 300 है तो फंडामेंटल कितना होना चाहिए 150, तो फंडामेंटल होना चाहिए 150। तो लैम्डा जो आया था लैम्डा बराबर 20 सेंटीमीटर, तो इसका आएगा लैम्डा बराबर 20 सेंटीमीटर, मैंने लैम्डा बाई 2 बराबर 10 सेंटीमीटर। अगर हम 2 लूप मान के बनाते हैं तो लैम्डा का मान कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। यहाँ तो एक लैम्डा बन रहा है तो रस्सी का लंबाई हो गया 20 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर रस्सी का लंबाई आ रहा है 10 सेंटीमीटर, यहाँ आ रहा है 20 सेंटीमीटर। पूछा क्या जा रहा है मिनिमम लेंथ, कि व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। स्मॉलेस्ट लेंथ तभी होगा जब एक लूप में होगा, क्योंकि एक लूप में आपका लैम्डा का मान आ रहा है 10 सेंटीमीटर। अगर अब आप 2 लूप मान के बनाते तो देखिए लैम्डा हो गया पूरा ही। अब लैम्डा हो गया तो लैम्डा का मान तो आ गया 20 सेंटीमीटर, तो रस्सी का लंबाई हो गया 20 सेंटीमीटर। उससे भी ज्यादा अगर आप इसमें 3 लूप मान के बनाएंगे कि 3 लूप पर है, तो 3 लूप का मतलब हो गया कि आपका 3 बार लैम्डा बाई 2, तो एक बार लैम्डा बाई 2 का मान 10 आएगा, तो 3 बार लैम्डा 2 का मान अभी 30 आ जाएगा, तो रस्सी का लंबाई और ज्यादा हो गया 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर रस्सी का लंबाई मिनिमम रखना है तो ये बात समझ के रखिए कि जो फ्रीक्वेंसी लिखा है फंडामेंटल पर है, और जो वेवलेंथ लिखा हुआ उस समय का जब भी फंडामेंटल पर है, एक लूप का लिखा गया है उस समय का बात हो रहा है।
फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल मोड में, जब ये रस्सी क्या है फंडामेंटल मोड में, तब का ही फ्रीक्वेंसी और तब का वेवलेंथ होगा, तब रस्सी का लंबाई मिनिमम देगा। क्योंकि जिससे हायर फ्रीक्वेंसी में जाइएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो लेमडा का मान, और यहाँ लेमडा का मान कितना देगा, लेमडा बाई 2 का मान 10, तो 10 10 20, फिर 10 10 10 30, तो रस्सी का लंबाई बढ़ते जाता है। इसमें होता है 1 लेमडा बाई 2, इसमें होता है 2 लेमडा बाई 2, इसमें 3 लेमडा बाई 2, और लेमडा का मान है 20, लेमडा बाई 2 का मान 10, तो इसमें होगा 10, इसमें हो जाएगा 20, इसमें हो जाएगा 30, रस्सी का लंबाई बढ़ रहा है। हमारा कह रहा है कि लेमडा का मिनिमम मान बताइए, रस्सी का मिनिमम मान बताइए, तो मिनिमम मान तभी होगा जब 1 मीटर, और कितना मान होगा 10 सेंटीमीटर। तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर। एक 40 सेंटीमीटर वायर हैविंग ए मास 3.2 ग्राम, एक 40 सेंटीमीटर लंबा वायर है जिसका मास 3.2 ग्राम है, एक 40 सेंटीमीटर लंबा वायर जिसका मास 3.2 ग्राम, इज स्ट्रेच्ड बिटवीन 2 फिक्स सपोर्ट, इसको जबरदस्ती 2 फिक्स सपोर्ट के बीच में तान करके रख दिया गया है। 40.05 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर लंबा तार को 40.05 सेंटीमीटर लंबा तार में तान दिया गया, तो कुछ तो फैला होगा, रस्सी तन गया होगा, इसमें टेंशन आ गया होगा, तो किसका लंबाई कितना बढ़ा 0.05 सेंटीमीटर, और इधर लंबाई 40 सेंटीमीटर, जबरदस्ती इतना लंबाई के बीच में इसको तान दिया गया, कितना लंबाई बढ़ा होगा, इसके अंदर में इलोंगेशन हुआ होगा, तो अंदर में स्ट्रेस पैदा हुआ होगा, स्ट्रेन हुआ होगा, खैर जो भी है। लिखा गया कि इन इट्स फंडामेंटल मोड द वायर वाइब्रेट्स एट 220 हर्ट्ज, फंडामेंटल मोड में फ्रीक्वेंसी लिखा गया 220 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी बराबर v बाई 2 है, v बराबर t बाई म्यू का रूट बराबर 220 गुना 2l, l का मान ऑरिजिनल लंबाई 40 सेंटीमीटर, या v बाई 2l में यहाँ पर l ई ले सकते हैं आप 40.05, क्योंकि v बाई 2l तो लैम्डा के हिसाब से होता है, लैम्डा बाई 2 बराबर यहाँ कितना है 40.05, लैम्डा बाई 2 बराबर 40.05, तो एल यहाँ लिखा गया 40.05, तो एल का मान इसका मतलब पता है, और म्यू का मान यहाँ से निकल जाएगा मास बटा लेंथ, जब मास बटा लेंथ लेंगे तो मास बटा लेंथ ई लेंगे, मास बटा लेंथ यहाँ से निकल जाएगा 3.2 किलोग्राम, अब बटा लेंथ 40 सेंटीमीटर का 0.4 मीटर, 8 गुना 10 के पावर -3, तो यहाँ से म्यू का मान निकल जाएगा, जब म्यू का मान यहाँ पुट करेंगे एल का मान पुट करेंगे, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका टी, इसमें कितना टेंशन है, इसमें कितना टेंशन यहाँ से निकल जाएगा, म्यू का मान यहाँ से पुट हो जाएगा, और ये जो लेंथ है यहाँ एल एल एल, ये जो लेंथ आपका होगा ई वाला 40.05 सेंटीमीटर, ये देते हैं 440 गुने 40.05 बटा 100, और म्यू का मान यहाँ से रख करके यहाँ पुट करें तो टी का मान यहाँ से आ जाएगा। सवाल क्या है कि फाइंड इफ एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वायर, अगर एरिया ऑफ कंस्ट्रक्शन 1 mm स्क्वायर है तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बताइए, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बराबर स्ट्रेस बटा स्ट्रेन, मतलब टेंशन बटा एरिया और बटा डेल्टा एल बाई एल, तो डेल्टा एल पता है, एल पता है, इबला एल वास्तव में इबला एल 40 सेंटीमीटर, और ये जो एल लिखे 2l इबला एल वास्तव में एल नॉट है, ओरिजिनल लंबाई, यहाँ होगा ओरिजिनल लंबाई, इसको खींच कर कितना कर दिया गया, तो जब फ्रीक्वेंसी के बारे में चर्चा हो तो ये लंबाई लेना पड़ेगा ना, v बाई 2l में इबला एल लेना पड़ेगा, तो यहाँ से डेल्टा एल पता है, एल नॉट पता है, टेंशन यहाँ से निकल जाएगा, एरिया दिया गया है, सब वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से आ जाएगा आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू।
ये था क्वेश्चन नंबर आपका 54 का आंसर।